साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्लूज, आज एक बार फिर से अपनी टीम के साथ आपसे गुफ्तगू करने के लिए उपस्थित हुआ। साथियों, मिस्टर राजेश वशिष्ठ किसी अस्वस्थता के कारण बहुत दिनों तक रेडियो में नहीं आ सके। विद द ग्रेस ऑफ गॉड अपने ट्रीटमेंट के बाद एक स्वस्थ अधिवक्ता के रूप में आज वो पुनः हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम उनका खैर मकदम करते हैं। साथियों, ये जो सोमवार का हमारा दिन रहता है, हम इस बात पर बैठ के अक्सर बात किया करते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिसमें हम अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। डिप्रेशन से कैसे दूर जा सकते हैं, किस तरह से कोई तनाव है उससे मुक्त हो सकते हैं, और इस तरह के भांति भांति के विषयों पर हम लोगों ने बात की है। और डॉक्टर पंकज गुप्ता, जो कि एक काउंसलर हैं, उनका सहयोग हमें रहता है। आज जबकि हम सोच रहे थे कि किस विषय पे बात की जाए, तो सभी साथियों ने सोचा कि क्यों ना इस बात पर भी बात की जाए कि हमारे बीच आसपास ऐसे कई बच्चे, ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कई बार अपने जीवन को भी समाप्त करने की बात सोचते हैं और कर भी गुजरते हैं। तो जो सुसाइड टेंडेंसी है, क्योंकि हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ आज का जो विषय है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और इसके ऊपर हम डॉक्टर पंकज गुप्ता से भी जानेंगे और अपनी अपनी राय भी इसके बारे में देंगे। तो डॉक्टर पंकज गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत, और हम इस विषय पर आपके विचार सुन के फिर अपनी अपनी बात रखें। जी सर, थैंक यू सर। जी, सुसाइड आज एक बहुत बढ़ती हुई समस्या है ये, और शायद इंडिया नंबर 1 ही होगा जहाँ पे कि रेट ऑफ सुसाइड एवरी ईयर जो है वो बढ़ रहा है, मैक्सिमम बढ़ रहा है। ज़्यादातर जो सुसाइड केसेस हैं या तो टीन एज में देखे जाते हैं, या फिर 35 साल, समझिए 17-18 साल से लेके और 41 साल तक की एज में, जिसमें कि ज़्यादातर रीजंस जो है वो रिलेशनशिप है। मतलब अदर देन आई थिंक जो एक टाइम पर जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया था, उसमें जो लोग हेल्थ की वजह से जो सुसाइड कर रहे हैं, उनके अलावा अगर देखा जाए तो सेकंड बिगेस्ट एरिया रीज़न फॉर सुसाइड दैट इज़ रिलेशनशिप। चाहे वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस हैं, या कुछ टाइम के बाद जब बच्चों की शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मोस्टली आप देखिए 17 साल से लेके अगर 45 साल 40 साल की एज तक, ये वही फेज़ है जब नए रिलेशनशिप में हम लोग जा रहे हैं, और ये बढ़ती हुई एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। जैसा आपने कहा, अगर हम चाइल्ड की बात करें, बच्चों के जो सुसाइडल रीजंस हैं उसकी बात करें जी, तो मैं चाहूँगा हम इस पॉइंट को बहुत फंडामेंटल से पकड़ें पहले। जी जी जी। बेसिक चीज़ ये है कि आदमी के एक नेचर है कि वो करना चाहता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। जी, जैसे अगर हम देखें, पानी है, कहीं भी हम डाल दें पानी को, वो पानी अपने आप नीचे की तरफ जाना चाहता है, वो उसका एक बेसिक नेचर है, राइट। इसी तरह से मेरे हिसाब से हर इंसान का जो बेसिक नेचर है वो ये है, वो वहाँ जाता है, वो करता है जो उसको खुशी मिल रही है। अब अगर कोई बच्चा या कोई इंसान अगर सुसाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लाइफ है वो शायद इतनी ज़्यादा पेनफुल है कि उसको सुसाइड करना, उसको मरना कम पेनफुल लगता है। यस यस, राइट। अब हम अगर इसी के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर हम रीजंस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, और मेरे पास काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें
सुसाइड कर भी लिया है और करने के बाद जो परिवार के लोग हैं उनको एक ग्रीफ से गुजर रहे हैं, या फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मैंने बहुत बार टेंडेंसीज हैं, थॉट्स आते हैं। एक बच्चे ने 17 साल का बच्चा था, उसने मुझे यहाँ तक बोला, कहता है कि सर मुझे हाइट से डर लगता है, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। कितने दुख की बात है, रिवर्स है यहाँ, है ना, कि मुझे हाइट से डर लगता है सर, वरना मैं आज जो है जिंदा नहीं होता। और जब मैं उसका केस डिटेल्स ली है मैंने, उसके पेरेंट्स का थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे कई साल तक, फिर वापस साथ में आ गए रहने के लिए। वो बच्चा कहता है कि सर कम से कम 2 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे रहे हैं कि मैं हर रोज़ रोया। और जब मैं ये बात उनकी मदर से मैंने करी, मदर को शायद इस चीज़ का आभास भी नहीं था। राइट, मैं तो बोलता हूँ कि उसका हाइट से डरना, एक जो फोबिया होता है, ये शायद उसके लिए ब्लेसिंग बन गया। यस यस। और जब ये बात मैंने उसकी मदर के साथ मैंने शेयर की, मैंने कहा आर यू अवेयर दैट ही इज थिंकिंग लाइक दिस, और उन्होंने कहा कि इट इज अ सरप्राइज फॉर मी। डॉक्टर साहब, वो एक शेर है, ये तो अच्छा ही हुआ कि दीवानगी हमारे काम आ गई, वरना जहां पर कहाँ जाते हर एक को समझाने के लिए। तो ऊंचाई ने उसको बचा लिया, उस डर ने बचा लिया, वरना तो पता नहीं कितनी बार वो जो है वो गिर गया होता, मर गया होता, बिल्कुल सुसाइड कमिट कर दिया। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक पॉइंट तो आपने बोला कि रिलेशनशिप, हाँ, दूसरा पॉइंट क्या ये नहीं है कि हम लोग बचपन से ही एक जीवन का ढांचा सा तैयार करके बच्चों के आगे रख देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ये बेस्ट है, और जबकि वो वहाँ जाते हैं तो फंस जाते हैं और उसका दबाव इतना जबरदस्त डालते हैं। आप देखिए मैम कि जो बात ये कह रही हैं, अब कोटा में एकेडमिक्स की जो स्टडीज कराई जाती है, वहीं पर कितने ऐसे इंस्टांस हुए हैं कि बच्चों ने कंपटीशन में अपने आप को सामर्थ्य में ना पाके दे हैव कमिटेड सुसाइड। तो जब मैंने कहा कि रिलेशनशिप इशू है, उसमें जब मैं कहता हूँ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में, उसमें यही सारी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स जो हैं जाने या अनजाने में बच्चे को दुख दे रहे हैं। किसी पेरेंट की चाहे इंटेंशन नहीं है दुख देने की, लेकिन बच्चे को दुख मिल रहा है। अगर मैं भाषा को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, मैं ये कहूँ कि दे रहे हैं शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी पेरेंट की इंटेंशंस गलत हों, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से बच्चे को दुख मिल रहा है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर क्योंकि एक आध ऐसे इंस्टांस को भी मैं जानता हूँ जहाँ पर इट इज नॉट द पेरेंट्स हु आर रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, but I strongly feel the personality of the person was somewhere so reckoned that once he could get the success, he adopted the path of leaving the world. हमारे डॉक्टर साहब हरियाणा के ही एक बहुत सीनियर कमिश्नर थे, जहाँ पर उनकी बेटी ने और बेटे ने IAS की तैयारी की और एग्जाम दिया। लकीली बेटी की सिलेक्शन हो गई, बेटा उसमें रह गया। अब उसका ये कॉम्प्लेक्स कि मेरी बहन मुझसे आगे निकल गई, ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। अब आप देखिए, इसमें पेरेंट्स ने तो दोनों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया और कहा कि भाई वो आगे बढ़े, क्योंकि खुद वो IAS थे। लेकिन अब ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां एक को सक्सेस मिल गई, उसका अल्टरनेटिव ये भी तो हो सकता था कि अगले साल ही कुड हैव गॉट इट, लेकिन कहीं से पर्सनैलिटी में एक वीकनेस है, खुद का कॉम्प्लेक्स है और ऐसा दबाव है सोसाइटी का कि उसमें आकर वो बच्चा जो है वो सुसाइड कर लेता। इस पर मैं
ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे, मैं फिर भी पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। कैसे, मैं उसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ। वो इस तरह से, आप ये देखें कि जैसे आजकल अभी कोरोना फैला हुआ है या कोई भी ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैली होती है, हम देखें पिछले 2 साल में कोरोना रहा, हिंदुस्तान में शायद 4-1 करोड़ तक नंबर पहुंचा है, यानी अराउंड 4% के करीब लोग हैं जो कि इस कोरोना से अफेक्ट हुए हैं। तो बाकी के जो 96% लोग थे, क्या उनके आसपास वायरस अवेलेबल नहीं था? था। वो क्यों बचे? क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ को अफेक्ट करने का। यानी एक कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब है या कोई भी एलिमेंट है और हमारी एक इम्यूनिटी है, वो दोनों की कम्बिनेशन से पता लगता है बंदा बीमार पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, राइट? अब ये बात जो आपने कही कि सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बच्चे अफेक्ट होते हैं सोसाइटी से जिनकी इम्यूनिटी वीक रह जाती है। एग्जैक्टली। अब इम्यूनिटी वीक करने में बहुत बड़ा रोल जो है पेरेंट्स का। जैसे आपने कहा कि उसकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल आपने रादर अपनी ही बात का आंसर खुद दे दिया। पर्सनैलिटी अफेक्ट करती है, लेकिन पर्सनैलिटी बनती कैसे है? पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि बचपन से बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेके आज तक उसके जो अनुभव है उन सब से मिलकर पर्सनैलिटी बनी जी। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का रहता है। क्यों रहता है पेरेंट्स का, मैं बताता हूँ। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारा माइंड जो है उसको हम एक ऐसे बड़ा ट्रायंगल सा इमेजिन करें तो ऊपर जो 5% माइंड है वो है लॉजिकल माइंड, जो सोचने का, तर्क करने का काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी सारी इमोशन, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस हैं। अब बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे उसका कॉन्शियस माइंड नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ एक्सपीरियंसेस डेवलप करने होंगे। जैसे एक छोटा बच्चा आपने देखा है, हर चीज़ को वो हाथ लगाता है, उसके अपने एक्सपीरियंस डेवलप होते हैं कि कप को हाथ लगाते हैं तो जलता है, ग्लास को लगाने से नहीं जलता है, तो वो कप को हाथ लगाना बंद कर देता है। वो उसको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, उसको 7-8 साल लगते हैं अपना एक डेटाबेस डेवलप करने में, और जब उसका डेटाबेस डेवलप होता है तब उसका कॉन्शियस माइंड एक फिल्टर की तरह काम करता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है। यानी उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होने में कुछ समय लगता है। उस टाइम तक जो एक्सपीरियंसेस उसके आसपास हो रहे हैं, क्योंकि अब वो फिल्टर काम नहीं कर रहा है, हर चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है और हर चीज़ उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है। तो अगर हम देखें पहले 3 साल जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तब तक तो 100% जो पर्सनैलिटी बन रही है वो पेरेंट्स से बन रही है। दूसरा जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स आते हैं वो आते हैं टीचर्स। जब वो प्राइमरी में, नर्सरी में जब वो एडमिशन लेता है तो इनिशियल फेजेस में जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो उसकी पर्सनैलिटी बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बच्चे को बोली जाती है, जो बच्चे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस की जाती हैं, वही उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनती है। हर चीज़ उसकी पर्सनैलिटी, जैसे हस्बैंड वाइफ अगर आपस में लड़ते हैं, बच्चा अभी इतना छोटा है, पालने में है, उसको ना भाषा का ज्ञान है, ना वो ये एनालाइज कर सकता है कि मेरी माँ सही है या मेरे फादर सही है, लेकिन क्या इस इंसिडेंस का बच्चे पर फर्क नहीं पड़ेगा? जब हम लड़ते हैं तो हमारा जो ऑडियो लेवल है घर का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई आवाज़, ऊंची आवाज़ जो है वो एक नेचुरल फियर है। आप देखिए अभी हम यहाँ बैठे हैं, एकदम से एक सडन आवाज़ ऊंची हो जाए तो हम सबके मन में डर आएगा। तो जो तेज़ आवाज़ का डर जो है ये सबके लिए है। माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे को पता भी नहीं भाषा का, लेकिन वो जो ऑडियो लेवल है वो उसके अंदर एक फियर फैक्टर डालना शुरू कर देता है। आपने कहा एक बड़ी सिस्टर है, छोटा भाई है, और बड़ी सिस्टर IAS बन गई, भाई नहीं बन पाया तो उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अब ये कंपैरिजंस कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में हो सकता है पेरेंट्स ने किए हों। कई बार ऐसा भी होता है कि हम क्योंकि एक IAS बैकग्राउंड से हैं या हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा भी उसी लाइन में जाए। कई बार हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बच्चे का अपना पर्सनालिटी, अपना इंटरेस्ट क्या है, क्या उसका उस ब्यूरोक्रेसी में या IAS में या मेडिसिन जो भी वो है, क्या बच्चे का अपना इंटरेस्ट उसकी पर्सनालिटी है। मुझे अब कोई केस ध्यान आता है, एक बच्चा मेरे पास आया और वो लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। उसके पेरेंट्स दोनों सीनियर एडवोकेट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंडफादर भी दोनों साइड से, मतलब मदर और फादर की साइड से, दोनों नाना और दादा वो भी एडवोकेट परिवार से हैं। इसका बड़ा भाई जो है वो एडवोकेसी कर रहा है, ये पढ़ाई करता है, ये बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड है ये भी,
लेकिन ये बोलता है कि सर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। और ऐसा भी नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ या पढ़ने का मेरा मन नहीं करता। हमने उसका कैरियर काउंसलिंग किया, तो कैरियर काउंसलिंग में उसकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेटर, स्किल्स, स्टेबिलिटी सब चेक किया। चेक करने के बाद आया कि उसका जो लॉ है वो उसके लिए बहुत लो प्रायोरिटी कहें या उसको कहें उसकी पर्सनालिटी से जो मैच नहीं करती है वो लॉ है। जो सबसे ऊपर उसका जो आ रहा था दैट वाज लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मैंने उसको पूछा, अभी उसको रिपोर्ट नहीं दिखाई है, मैंने उससे बात नहीं की, मैं उसको पूछा, मैंने कहा कभी आपके मन में ऐसा विचार आया था कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ या इस तरह की? कहता हाँ सर ये मुझे बचपन से विचार आता था। अब एक पूरी फैमिली जो एडवोकेट्स की है उनके अंदर अगर एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका बेसिक पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट ही एडवोकेट लाइन में नहीं है और उसका कुछ और इंटरेस्ट है, स्वाभाविक है। हर एक की अपनी पर्सनैलिटी एक अलग हो सकती है, उसके मोटिवेटर्स अलग हो सकते हैं। तो कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स इस चीज़ का या तो इग्नोरेंस की वजह से कैरियर काउंसलिंग का कई बार नहीं भी आइडिया होता है, कुछ को आइडिया भी होता है तो वो कई बार इस चीज़ को इफेक्ट करता है। कई बार ये है कि हम जाने अनजाने भाई बहनें दोनों को कंपेयर करते हैं। हमेशा करते हैं, जाने अनजाने तो करते हैं। मेरे पास एक केस आता था, वो लड़की बड़ी लड़की है, यूएस में अच्छा वो कर रही है, अपना जॉब कर रही है और उसकी छोटी सिस्टर मेरे पास आई। वो कहती है सर पता नहीं मेरी दीदी जो है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है, वैसे भी कभी घर में कोई बात हो गई और कोई और नहीं सपोर्ट कर रहा तो सिस्टर सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए एक हेट्रेड डेवलप होती जा रही है, पता नहीं क्यों। अब जब उसका मैंने केस लेना शुरू किया, बात करनी शुरू करी, तो पता लगा कि बचपन में उसको ये बोलती थी शरारत में ही कि मैं अपने माँ बाप, मैं तो इनकी असली बेटी हूँ और तेरे को कूड़े से उठा के लाए थे। और वो बात उसके सबकॉन्शियस में इतना गहरे बैठ गई। और ये बातें मैं वो बता रहा हूँ जो बड़ी आम बातें हैं जो हम किसी बच्चे को इंटेंशनली हर्ट करने के लिए नहीं करते हैं, वो भी चीजें फैमिली में अक्सर हो जाती हैं ये चीजें। तो ये तो मैं वहां पे आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जो चीजें ऐसी हैं जो कि हम आउट ऑफ अनअवेयरनेस कर देते हैं। और बहुत सारे परिवारों में तो बच्चे को यहाँ तक भी बोला जाता है तू तो गधा है, तेरे तो बस का कुछ नहीं है। मेरे पास एक केस आया, वो 12th में बच्चा था और उसका एडमिशन कहीं फॉरेन किसी कंट्री की यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया था, डिसाइडेड था पहले से। और दोनों अच्छे, उसके पेरेंट्स अच्छे साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अच्छा कमाते हैं। और उन्होंने जो सिचुएशन वो ये थी कि अगर उसका एक कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे तो उसको डायरेक्ट ग्रेजुएशन में बाहर एडमिशन मिल जाएगा, और अगर वो कट ऑफ नहीं आते हैं तो उसको कोई एक प्रीलिम कोर्स जाना पड़ेगा, वो जो 6 महीने का कोर्स है, और उसके बाद उसको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा। अब इसका क्या हुआ, वो कट ऑफ से 2 मार्क्स उसके कम आए। 2 नंबर कम आने से क्या हुआ कि उसको एडमिशन उन्होंने प्रीलिम में कराना पड़ा, और वहाँ की जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वहाँ का रहना, फीस, खर्चा, वो कम से कम 50 लाख रुपए का उनका एक्सपेंडिचर उनका आया टोटल फॉर 6 मंथ्स। अब उसके फादर ने बोला, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट व्हाट ही सेड कि साले तेरा एक नंबर ना मुझे 25-25 लाख का पड़ा। नाउ द पॉइंट इज, मैं उनके पेरेंट्स को बोला, मैं कहा क्या आप ये पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 50 लाख छोटी रकम नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं? कह रहे हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो वो तो कर दिया, हमने तो एडमिशन तो करा दिया है। तो मैं बोला अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपने करा दिया है तो ये स्टेटमेंट बोलने से क्या आपने बच्चे को कुछ रियलाइज करवाया है या उसको ये जताया है कि आपने अपने एहसान के तले उसको दबाने की कोशिश की? सो व्हाट आई एम सेइंग, कई बार नॉन वॉलंटरी है, कई बार वॉलंटरी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा हमसे बुरा फील कर रहा है। कोई भी खुश आदमी, मतलब बेसिक फंडामेंटल ये है कि जो इंसान अपनी लाइफ में सुखी है वो सुसाइड नहीं करेगा। ठीक। जो दुखी है और जिसमें वो या तो पेरेंट्स उसकी वजह से वो डायरेक्ट दुखी हो रहा है, या पेरेंट्स ने उसकी इम्यूनिटी को इतना वीक रखा है। और इम्यूनिटी वीक का मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इम्यूनिटी वीक मतलब जैसे हम सबकी एक बेसिक नीड है, एक अपनी रिकॉग्निशन, है ना। हम बहुत सारी नीड्स हैं हमारी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी नीड है वो है हमारी रिकॉग्निशन नीड। जिस बच्चे को रिकॉग्निशन घर पे नहीं मिली है वो उस रिकॉग्निशन को पूरा करने के लिए समाज में जाएगा ही जाएगा। और आप जानते ही हैं कि अच्छा काम करके नाम कमाने से ज़्यादा आसान है बदनामी में नाम कमाने में। कि बदनाम हो गए तो नाम नहीं होगा क्या? सही है, काफी हद तक आपकी बातें सही
लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या चाइल्ड और पेरेंट का एक ही रिलेशन है कि तू किस तरह से करियर में क्या करेगा, इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं ना जो एक परिवार में होनी चाहिए, है ना भाई। बच्चे के साथ आप खेलें, आप बच्चे को एंजॉय कराएं, है ना। और उसकी बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको कि आप देखें, मतलब इंडियन पेरेंट्स क्या यही मान लेते हैं कि ये बंदा बस पैदा हुआ अब ये कमाएगा गधे की तरह, और उस गधे को बनाने के लिए उसको और सड़ा दो। यही वर्ड आपने सही वर्ड यूज किया कि होनी चाहिए, है ना। मुझे याद आ रहा है एक केस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं, अच्छे सीनियर पोजीशन पे टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वो और उनकी वाइफ है और 17 साल का उनका बच्चा, 18 साल 12th 11th या 12th का बच्चा था वो। और उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के लिए ही डांटते हैं, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ बोलता है खाने के लिए, जहाँ बोलता है जाने के लिए, जो ख़रीदने के लिए बोलता है, जो गिफ्ट चाहिए, अभी हमने उसको ये दिलवाया है, ड्रेस दिलवाई है, नॉर्मल। बोले ठीक है, अब आप एक काम करिए, आपने कहा कि पढ़ाई की बात पर ही आप डांटते हैं, मतलब आप ऐसा करिए 1 महीने का डेटा अपने माइंड में घुमा के देखिए कि आपने अपने बच्चे से पूरे 1 महीने में पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ पर आपने बात की है। और तब तक उसके फादर बैठे हुए आराम से सुन रहे थे, मदर से बात हो रही थी, तो फादर ने एकदम से ही रिएक्टेड, ही सेड सर आई थिंक यू आर रेजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूटीन क्या है हमारा, हम सवेरे उठते हैं, बच्चा अपने स्कूल जाता है, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, वाइफ हाउस वाइफ है, मैं जब शाम को लौट कर आता हूँ तब तक सबसे पहली चीज़ ऑन द कप ऑफ टी मेरी वाइफ बताती है कि बच्चे ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया है और क्या उसकी शिकायत आई है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, उसको डांटता हूँ कि भाई तुमने क्यों, तुम्हारी ये शिकायत आई है और होमवर्क कैसे करा, पढ़ाई करी कि नहीं करी, कितने नंबर आए, बस उसके बाद वो अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। एंड ही सेड यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1 महीने में अगर हम पूरा कम्युनिकेशन अपनी देखें क्या है, तो सिवाय पढ़ाई के हम शायद बच्चे से बात ही नहीं करें। बिल्कुल सही वर्ड किया, क्या करनी चाहिए, और मैंने उनको यही बोला, मैं कहा पढ़ाई लाइफ का एक छोटा सा डायमेंशन है, ये मोमेंट्स आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। कुछ एक पर्सनल टाइम हो, कुछ एक फादर एंड सन टाइम हो, कुछ नहीं है चलो यार 2 घंटे घूम के आते हैं, है ना, डिसाइड कर लिया भाई ये वाला संडे का हाफ डे जो है ना ये फादर एंड सन टाइम है, और आप जो करो कहोगे मैं वो करूँगा। एटलीस्ट यू नो कुछ हम एक लाइटनेस ला रहे हैं, एक हम यू नो एक रिलेशनशिप को हम इम्प्रूव करने की, ऐसा कहाँ है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब मैं बोलता हूँ ऑडियंस से भी और आप लोगों से, सोचिए पिछले 1 महीने में हमने बच्चे से पढ़ाई के अलावा कितनी देर हमने समय बिताया है। और फिर अगर बच्चा हमसे अवॉइड करता है, अपने आप को कन्फाइन कर लेता है अपने कमरे में, फिर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर देखो तो हमसे बात ही नहीं करता है। क्या आप ऐसे इंसान से बात करेंगे जो आपको हमेशा टोकता रहे? विशेष साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस बारे में? मेरा मतलब बच्चों को लेके हम सिर्फ मेरा बच्चों की बात मतलब- कर रहे हैं, मेरा मतलब अभी तक क्या तो बच्चों से रिलेटेड ही चल रही है। जी हाँ, जी। तो देखिए मैं एक प्रैक्टिकल केस देता हूँ जो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक बच्चे ने आत्महत्या की। बच्चे की उम्र थी लगभग 15-16 वर्ष, मेरी सोसाइटी में ही रहता था, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि 2 घर उन लोगों के थे। 2 घर मीन्स हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके परिवार गाँव में भी रहते हैं, और जॉब होने की वजह से उन्हें यहाँ पर भी एक क्वार्टर मिल जाता है, एक घर वे लोग शहर में भी बनाते हैं। और पेरेंट्स की इच्छा ये होती है कि हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दें, उन्हें गांव से निकालकर शहर में दें। सबसे बड़ी मुश्किल तब सामने आती है जब यहाँ पे आप बड़े पद पे हैं, आपका प्रेशर है, आप पैसा दे सकते हैं, आप बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डालने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये भूल जाते हैं कि ये बच्चा इस स्कूल में जाकर किस तरह की तकलीफों का सामना कर रहा है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो उसका पीयर ग्रुप है वो उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। हम ये मान लेते हैं कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम पैसा लो, तुम्हें चॉकलेट खाना है, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, हम तुम्हें घुमा फिरा भी देते हैं। ये सारी बातें भी हो जाती हैं कि आप उसे किसी संडे के दिन, सैटरडे के दिन बाहर ले जाकर घुमा फिरा कर भी ले आते हैं। लेकिन जो पीयर प्रेशर जिस तरीके का है वो भी एक समस्या बनता है। लोग, वो बच्चा अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स है,
वो बच्चा अपना काम जिस तरीके से टीचर्स देते हैं उस तरह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस स्कूल में, वो कस्बे के स्कूल में जहाँ पहले पढ़ता था, वहाँ काम करने के तौर तरीके अलग थे, यहाँ बिल्कुल अलग तौर तरीके हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि कई बार बच्चे ने ये चाहा कि मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। पेरेंट्स से उसने कहा भी कि आप मुझे गाँव वापस भेज दीजिए। उस बच्चे ने ये कभी नहीं कहा कि मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा है। उसने बार बार ये कहा कि गाँव मुझे वापस भेज दीजिए, यहाँ मैं पास नहीं हो पाऊंगा, यहाँ मैं फेल हो जाऊंगा। तो बार बार फेल क्यों हो जाएगा? यहाँ भी तो वही किताबें हैं, यहाँ तो उससे अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ तो उससे अच्छा माहौल है, हम तो उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन किसी पेरेंट्स ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। और एक दिन शाम के 6 बजे घर में पेरेंट्स थे नहीं, उसकी दादी थी। दादी के पास आके कहने लगा, दादी आओ बैठ के कुछ बात करते हैं। तो दादी ने भी कहा, नहीं ये मेरे माला फेरने का टाइम है। वो अपनी माला लेके बैठ गई और बच्चा इतना डिप्रेस हुआ कि बालकनी में गया और उसने 13वें फ्लोर से पीछे चला गया, इमीडिएटली डाइड। अब सवाल ये है कि यहाँ तो वे सारी बातें जो अभी तक आप लोग कर रहे थे, वे सारे फैक्टर्स भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत पर्सनल हैं, और हम पेरेंटिंग करते वक्त ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हमारी तरफ से ही टाइम देना जरूरी नहीं है। बच्चे की और बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं जिनके बारे में भी हमें कभी कभी बात करनी चाहिए। हम बच्चे से ये पूछते हैं, तुम्हें ड्रेस चाहिए, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तो हम तुम्हें बर्थडे पे वो गिफ्ट दे देंगे, तुम्हें कहाँ घूमने जाना है वो दे देंगे। लेकिन हम बच्चे के बारे में ये जानने की कोशिश नहीं करते तुम्हारे फ्रेंड्स क्या हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब तो स्कूलों में भी क्या होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की मीटिंग्स होती है, उसमें आप बुलाते हैं, वो जस्ट ये कह देते हैं बच्चों को लेके, ये बच्चा आपका मैथमेटिक्स में ठीक काम नहीं कर रहा, आप इसका ट्यूशन लगा लीजिए। और पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। हाँ, और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो ट्यूशन लगा दो। अब बच्चे की परेशानी तो ये है कि वो इन जनरल नहीं चल रहा है, पेरेंट्स ने ट्यूशन और लगा दिया कि आप स्कूल से लौट के आने के बाद एक जगह और जाएंगे। तो ये मैं ये समझता हूँ कि समस्याएं बहुत तरह की हैं और बच्चों को समझना कोई बहुत आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी बात, एज ए पेरेंट आपको बच्चों का दोस्त बनना होगा, जो हम कभी नहीं बनते। बच्चों की समस्याएं कहाँ हैं, क्या हैं, डिस्कस करनी चाहिए। और एक बड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्टर मैं आपको कहूँ, बाई एनी चांस इफ यू हैव गर्ल्स, अगर बेटा नहीं है बेटियां हैं, तो स्थिति और ज्यादा दिक्कत की होती है। लड़कियां किस तरह की समस्याओं से गुजरती हैं, उनका अनुभव करना तो आम आदमी के वश का ही नहीं है। उनको आते जाते वक्त की समस्याएं हो सकती हैं, उन पे ऐसे प्रेशर हो सकते हैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स, माँ बाप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको पेरेंट्स को बहुत नज़दीक आना चाहिए। काउंसलर्स तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, काउंसलर तक पहुंचने से पहले तो लोग मर चुके होते हैं, आत्महत्या कर चुके होते हैं। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो बच्चों को कम से कम आत्महत्या करने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी ज़रूरत है बच्चे का दोस्त बनना। और मैं एक ऐसे एक पेरेंट थे, उनको जानती हूँ, जो कि बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। अपने बच्चों के नहीं, बच्चों के दोस्तों के भी। तो उसका मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और मैं उनके घर गई। तो जो मेरी फ्रेंड की मम्मी थी, वो दौड़ के बाहर आई और उन्होंने बोला कि घर में किसी का रिजल्ट मत पूछना, क्योंकि छोटी वाली तो फेल हो गई है। और उनको ये डर था कि ये इसके आगे मेरे बच्चों की बेइज्जती नहीं हो, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी। पर मुझे वो बात आज तक याद है। और उनके सारे बच्चों ने इतना अच्छा किया बाद में आगे जाकर। भाई एक ही साल तो कोई फेल हुआ है, जीवन तो बहुत लंबा है। बिल्कुल। तो हम दोस्त खाली घर में सब किसी के दोस्त होने चाहिए, खाली बच्चों का ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ या बाकी सब भी आपस में दोस्त होने चाहिए। और कोई दोस्ती ना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं ये भी बता रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, आप अगर कहते हैं कि दोस्ती मुश्किल चीज़ नहीं है। दोस्ती मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए हम लोग आपस में तो हम कोई भी बात कर लेते हैं ना, तो फिर घर में क्यों नहीं कर लेते? घर में भी कर लो। अरे 2 लोग लड़ रहे हैं तो बाकी 2 तो हैं, वो एक को संभाल लें, तो परिवार नहीं खराब होता है। और अगर इतनी फ्रेंडशिप होती है तो, और ऐसा नहीं है कि एक वो बना रहेगा कि ऐसा आदर्श परिवार है। भाई स्वभाव सबके अलग स्वभाव है, गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी, बदतमीजी भी होगी उसका, पर ये मान के ही चलना पड़ेगा ना।
उसके बाद भी जगह दे दो एक दूसरों को, ऐसा मेरा ये विचार है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जी। जो हमारी बेसिक, मैं चाहता हूँ क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हम कुछ बेसिक बातों पर बात करें ताकि जी बाकी फिर लोग उसके हिसाब से और थोड़ा सोच सकते हैं। आप लोगों ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया, बच्चों को समझना ज़रूरी है, बच्चों का दोस्त बनना है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जी। उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्या वीकनेस है? जब दो इंसान एक दूसरे से जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम बोलकर भी कम्युनिकेट करते हैं, हम सुनकर कम्युनिकेट करते हैं, हम लिखकर कम्युनिकेट करते हैं, हम पढ़कर कम्युनिकेट करते हैं, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस और सब तरह की कम्युनिकेशन है। अब मैं बोलता हूँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बोलने की अच्छी ट्रेनिंग देता है, ठीक है। हमें पढ़ने की अच्छी ट्रेनिंग देता है, रीडिंग स्किल्स हमें देता है, जी राइटिंग स्किल्स भी हमारी डेवलप कराता है। क्या आपने देखा है कि सुनने की कोई हमें ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल। आज के इंसान की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि आदमी सुनना नहीं जानता। सही कह रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में, जैसा वशिष्ठ जी ने कहा कि समझने की ज़रूरत है। पेरेंट्स गए, टीचर से मिले, टीचर ने कह दिया जी आप इसका टीचर रख दो, ट्यूशन टीचर रख दो, उन्हें और ट्यूशन टीचर रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें सुनना ही नहीं आता। हम बच्चे को सुनने की, समझने की कोशिश ही नहीं करते। आपने कहा दोस्त बनना है, दोस्त बनने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है। सही बात। सबसे जो फाउंडेशनल जो चीज़, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे केस में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि विद माय एक्सपीरियंस मैं उन बेसिक मुद्दों पर मैं उसको डिस्कस करूँ या हाईलाइट करना चाहूँ जिसपे हम लोग सोच सकें उसके ऊपर। कुछ ऐसे पॉइंट्स कुछ हम दें, ऐसे कुछ points ऐसा दें। इन्फ्लुएंस ड्रॉ हाँ। करें इन सारी चीजों से, हाँ। कि जिन्हें लोग ध्यान में रखें और ध्यान आगे में से रखें बच्चे और बच्चे बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम चाइल्ड पेरेंट की ही बात कर रहे हैं या हस्बैंड कोई भी रिलेशन की बात कर रहे हैं, सुनने पर ज़्यादा जोर देंगे तो आप दूसरे को समझ भी पाएंगे, उसको उसके दोस्त भी बन पाएंगे और आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। मतलब बहुत छोटे तरीके से कहने की बात है कि भगवान ने भी हमें ना 2 कान और 1 जीभ दी है, तो कानों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और बोला कम जाए। तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन आज हम लोगों को नहीं आती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में आ रही है वो कम्युनिकेशन। और दूसरा, माफ करने की भी शक्ति होनी चाहिए। चाहे नंबर कम आए तो भी माफ करो भाई, उस पर इतना लंबा लेक्चर मत दो। एक बच्चा मेरे पास आया, 11th क्लास का बच्चा था। उसके फादर का गारमेंट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है और कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली। और उन्होंने ये बच्चे से जब मैंने पूछा कि आपकी क्या इश्यूज हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं या फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, व्हाट आर योर रीजंस, उसने सारी बातें बताई और एक उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उसने ये बात बोली, वो कहता है कि सर पेरेंट्स ना मुझे प्यार नहीं करते। बोला आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो आपकी फीस पर पेरेंट्स दे रहे हैं, आपका सारा जो खाने पीने का खर्चा, घुमाने भी लेके जाते हैं, अब आप देखो दुखी हो, परेशान हो रहे थे तो आपको काउंसलर के पास भी लेके आए हैं। कहते सर ये ना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। किस लिए? क्योंकि ये अपने सर्कल में एक दिन जाके बोस्ट करेंगे कि मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया। सो देयर एक्सपेंडिचर इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट फॉर देयर ओन ईगो सेटिस्फेक्शन। अब अगर ये बच्चे के दिमाग में फीलिंग आ गई, और मैं ये कहता हूँ ये फीलिंग गलत नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बच्चे के दिमाग में ये फीलिंग आ जाती है, अब आप बच्चे के लिए कुछ भी कीजिए, वो उसको यही लगेगा कि ये अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये सिर्फ मुझ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर गेटिंग देयर ईगो सेटिस्फाइड इन देयर ओन सर्कल। यहाँ पर एक स्कूल है, KR मंगलम स्कूल सब में, मैं वहाँ पर एक यही पेरेंटिंग के ऊपर मैं एक सेशन ले रहा था। एंड व्हेन आई रेज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इन द कंक्लूडिंग मीटिंग उनकी जो प्रिंसिपल है उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने ये कही। उन्होंने बताया कि जब मैं टीचर नहीं थी, मतलब जब मैं प्रिंसिपल नहीं थी, आई वॉज ए टीचर, और मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता था, और मुझे ये भी एक
टेंशन रहती थी कि अगर मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आया तो बाकी जो मेरा पीयर ग्रुप है, जो और टीचर्स हैं, वो ये बोलेंगे अपने बच्चे को तो पढ़ा नहीं सकती, टीचर बनने चाहिए। जी। तो हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो हमारे ईगो सेटिस्फेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। बिल्कुल। एक बच्ची मेरे पास आई, 12th क्लास की बच्ची थी। वो बोलती है कि उसके ताऊ जी की बेटी वो लास्ट ईयर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गई है। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता था, परसेंटेज पे बेस पे सिलेक्शन हो जाता था। अब उसके फादर ने 11th क्लास से ही ये बोल रखा है कि चाहे उससे 1 नंबर ज़्यादा लाना है लेकिन ख़ानदान में नाक नहीं कटानी है। हाँ, कितना गलत है, कितनी अब गलत ये है। इतना, अब पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं कि मैं बच्चे पे प्रेशर कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा इतना प्रेशराइज्ड फील करता है कि अगर वो बच्चा आपकी विशेस को फुलफिल नहीं कर पाया, उसके पास सिवाय सुसाइड के कोई और रास्ता नजर नहीं आता। फिर बाद में मेरे पास वो भी पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वही अब पछताने से कुछ हो नहीं सकता है। सही कह रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब, हम आज की इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज के बच्चों में जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है उसका कारण कहीं पर पेरेंट्स भी हैं, कहीं पर उनका जो अपना सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस को रेजिस्ट करके भले ही उनको पूरा ना कर पाए लेकिन फिर भी अपने पर्सनैलिटी को राइट स्पिरिट में असर्ट कर पाए। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर सुसाइड का कारण बनती हैं। तो सब इसके और भी कई आयाम हैं जिन पर हम आने वाले समय में बातचीत करेंगे। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि आज की इस बातचीत की गोष्ठी में ये बात निकल के आई है कि हमें अपने बच्चों के प्रति जितना मित्रता का भाव हम बढ़ा के रख सकते हैं उतनी हमें परेशानियां कम होंगी और उनके व्यक्तित्व के विकास में भी हम बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। शब्दों के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।